नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं दो टॉपिक के ऊपर। आज हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसा है, इंपॉर्टेंट है, लीनियर मोमेंटम। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ हमने स्टडी किया है। ऐसा है कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कंसेप्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से भी ड्राइव कर सकते हैं और न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी ड्राइव कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव किया था कि जो सेकेंड लॉ है वही आपका क्या यूनिवर्सल लॉ है। सेकेंड लॉ के अंदर ही फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ छिपे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम सेकेंड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है उसे प्रूव करेंगे और फिर रिवर्स मोड में हम जो हमने प्रूव किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ के द्वारा, हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी ड्राइव करेंगे। दोनों लॉ की सहायता से ड्राइव करेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा है इस यूनिवर्स में, ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स के हर पॉइंट पे ये अप्लाई होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी अगर फोर्स ऑन सिस्टम, यदि किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो देखिए सिचुएशन कंडीशन ये, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम पे नहीं लग रहा है, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा, उसका सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ये कोई सिस्टम है तो इस सिस्टम पे क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, इसका मोमेंटम दैट इज mv वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आपको लगेगा ये तो बहुत साधारण सी बात है, अरे भाई अगर कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात लगती है देखने में, लेकिन इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये सिस्टम क्या है, सिस्टम के दो पार्ट कर देते हैं। सिस्टम तो सिस्टम ही रहेगा, सिस्टम के दो पार्ट कर देते हैं हम। ये लीजिए दो पार्ट कर दी हमने। अब ये सिस्टम क्या हो चुका है, इसके दो पार्ट हैं जो क्या है, एक दूसरे के साथ अड़े हुए हैं, डिटेचेबल हैं, सेपरेट हो सकते हैं, या इसी को भी कर सकते हैं, इस सिस्टम को भी क्या इंटरनल फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से दो पार्ट में हम बदल सकते हैं। तब ये क्या है, मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तब इसमें क्या होगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, ये m था और ये m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये जो m1 प्लस m2 हुआ है, जो इसके अंदर दो इसके पार्टीशन हमने किए हैं, ये हमने क्या एक्सटर्नल फोर्स से नहीं हुआ है, ये क्या होता है, अपने आप ही हुआ है। ठीक है, अब या तो पहले से ही था या अपने आप हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसको एग्जांपल से भी और समझाऊंगा भाई कैसे अपने आप हो सकता है, कैसे इनको हम इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। तब क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स है तब भी क्या होगा, इनके अंदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा
कि इनका मोमेंटम, एक्सटर्नल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस एक ऑब्जेक्ट, दो पार्ट है उसमें, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो लॉ को तो फॉलो करना ही करना है, लॉ को फॉलो करना है, लॉ तो यूनिवर्सल है। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो देखिए लॉ को फॉलो करते हुए हमें क्या करना होगा, या इस सिस्टम को क्या करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी भी चेंज होगी, लेकिन किस तरह से चेंज होगी, इस तरह से चेंज होगी कि ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाए, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो, जो सिस्टम के अंदर चेंज इन मोमेंटम कुछ भी ना रहे, ठीक है ना। तो यानी कि जो नॉर्मल सिचुएशन थी जिसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं, बाई चांस क्या करते हैं, उसके दो टुकड़े कर देते हैं, दो टुकड़े करके अगर उसके अंदर एक टुकड़े का अगर हम क्या करते हैं, मोमेंटम चेंज करते हैं, तो दूसरे टुकड़े का मोमेंटम भी इस तरह से चेंज होगा, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरह से चेंज होगा, या इस तरह से चेंज होना ही पड़ेगा, जिससे क्या हो, ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाए, कांस्टेंट रहे, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लागू होगा। कैसे लागू होगा, क्या है, देखते हैं सिचुएशन है या नहीं है पूरी, क्या इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज इन मोमेंटम किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हुआ है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मेंटेन रखना है, फॉलो करना ही करना है, तो इस तरह से मोमेंटम चेंज होगा कि ओवरऑल मोमेंटम क्या हो जाए, ओवरऑल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट, निल रहे, जीरो रहे, ओवरऑल चेंज जीरो हो जाए, जिससे क्या होगा, वही मोमेंटम, जो मोमेंटम की वैल्यू है वो कांस्टेंट रह जाएगी। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं आपको, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको मैंने समझा ही दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो बता दिया, लेकिन अब इसको समझते कैसे हैं कि ये हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए मैं इसको दो तरह से समझाता हूं आपको। पहला है ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में क्या हो, ऑब्जेक्ट एक ही था, ये ऑब्जेक्ट एक था, यहां पे कोई बाइफर्केशन नहीं था। तो इसका एग्जांपल है आपका बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है। बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या होगा, इसके क्या होंगे, मान लेते हैं हम 4 टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। मान लेते 4 ही हुए, वैसे तो इनफाइनाइट बहुत सारे होते हैं, लेकिन मान लीजिए M3 M4 4 टुकड़े हुए। तो अब क्या है कि ये क्या करेंगे, अपने अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि एक्सप्लोजन होने के बाद तो क्या होता है, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, एक्सप्लोड होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, तो होंगे, लेकिन इन सबको इस तरह से फ्लो करना पड़ेगा, अलग अलग डायरेक्शन में एक्सप्लोड होना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो। इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब देखिए आप यहां पे क्या हुआ था, एक्सटर्नल फोर्स यहां भी क्या हो रहा है, जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स हमने बाहर से कुछ अप्लाई नहीं किया है, जो भी एक्सप्लोजन हुआ है वो इंटरनल फोर्स, जो इसके खुद के अंदर इंटरनल जो फोर्स है या कुछ भी है उसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है ना, इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यहां पे भी जीरो है, तो मोमेंटम मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, एक्चुअली में क्या है, यहां पे जब ये बॉम्ब था, बिफोर एक्सप्लोजन इसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। तो अब क्या होगा, बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम जीरो है, तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करने के लिए आफ्टर एक्सप्लोजन भी क्या होगा, इसका मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। तो वो उससे क्या होगा,
यानी कि क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि इन चारों का जो मोमेंटम है, जो इनके पास मोमेंटम बना है, वो मोमेंटम क्या होगा, उन सबका ओवरऑल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। उस लॉ को फॉलो करते हुए इस तरह से होगा, इस तरह से इनका मोमेंटम आएगा। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, m तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अब क्या है कि 0 कैसे होगा, 0 ऐसे होगा कि m तो हमारा क्या है, कुछ डिसाइड करता नहीं है, लेकिन ये v1 v2 v3 और v4 क्या है, ये हमारी वेलोसिटी है। तो इन वेलोसिटी को, वे वेलोसिटी क्या होगी, इस तरह से डिसाइड होगी या इस तरह से इनको मिलेगी फ्रेगमेंट्स को, जिससे उनका ओवरऑल m1 v1 m2 v2 m3 v4 m4 v4 क्या हो, 0 ही रहे। ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये तो क्या था, ऐसा केस था जिसके अंदर क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट इंटेक्ट था, यानी आपस में इंटेक्ट था। अब कुछ एग्जांपल हम ऐसे भी लेते हैं जिसके अंदर क्या है, सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इंटेक्ट नहीं है। अब सिस्टम तो अलग अलग हो सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए इंटेक्ट नहीं है क्या, कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी बोट, ये है बोट है, इस बोट पे क्या है, ये बोट पे एक पर्सन खड़ा है, ये पर्सन है, ठीक है, और ये नदी है। अब देखिए आपको क्या है, इसे ये यहाँ पे रिवर, ये आपका बैंक है ना, तो इसे इसको बैंक के ऊपर आता है तो क्या करता है, हर इंसान क्या करता है, इसको यहाँ पे जंप लेना पड़ता है, वो जंप लेता है, तो जंप लेता है तो इसका मास है m1 और इसका मास है क्या, m2, ठीक है। तो अभी क्या है, जब ये खड़ा है उस वक्त इनका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2, या इसको ज्यादा ठीक रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू 0, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि u1 और u2 दोनों की क्या है, 0 है, ठीक है। तो यानी कि इनका जो दोनों का मोमेंटम है वो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि u1 और u2 दोनों ही 0 है, ठीक है। अब क्या है, इससे उतरना है, तो उतरने के लिए क्या करेगा, ये जंप लगाएगा, जंप लगाएगा तो m1 के पास में क्या होगी, कुछ वेलोसिटी आ गई। तो अब देखिए अब क्या होगा, जब इसके पास वेलोसिटी आएगी तो इस बोट में भी क्या होगा, कोई मोमेंटम, कोई वेलोसिटी आना जरूरी है, ठीक है, वेलोसिटी आना जरूरी है, और वो वेलोसिटी इस तरह से आएगी जिससे क्या हो कि ओवरऑल क्या हो जाए, ओवरऑल मोमेंटम 0 ही रहे। यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे इसके अंदर v1 इधर आया तो ये v1 वेलोसिटी इसको मिल गई जंपिंग के दौरान, तो अब इसका सिस्टम का, जो सिस्टम के दोनों एक दूसरे के साथ देखिए अटैच नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ सिस्टम अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम तो था ही था। लेकिन अब जब ये यहां से जंप करेगा तो जंप करने के बाद ये सिस्टम दोनों से एक दूसरे अलग अलग हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए आप, इसका मोमेंटम तो हो जाएगा m1 v1 और मैन का, और बोट का क्या हो जाएगा, बोट का हो जाएगा m1 v2 m2 v2 सॉरी m2 v2 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम को फॉलो करते हुए क्या करना होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, दोनों m2 v2 होंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में एक चीज और करनी होगी कि ये दोनों इक्वल तो होंगे वैल्यू के अंदर, लेकिन इनका ऐड क्या होगा, ऐड होगा इनका 0 होगा, ठीक है। तो अब क्या है, इनकी वैल्यू इक्वल हो और इनका ऐड 0 हो, वो कब हो सकता है, वैल्यू इक्वल हो और इनका एडिशन 0 हो, वो तभी हो सकता है जब m1 v1 इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ m2 v2 हो। यानी कि क्या हो कि इनकी m1 v1 इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ माइनस v2 हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनका क्या है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकता है, लेकिन इनकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने से क्या हो जाएगा, वैल्यू तो इक्वल होंगी मोमेंटम की, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा। इसलिए
अगर हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस वक्त हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास क्या m1 v1 और m2 दिए हुए हैं, तो हमें v2 की डायरेक्शन बतानी है, तो हम v2 इक्वल टू बताएंगे इसके द्वारा, v2 इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वैल्यू तो ये होगी, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू v1 होगी। यानी जिस डायरेक्शन में क्या होगा, पर्सन कूदेगा, बोट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाएगी। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें क्या करना था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करना था। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको दो एग्जांपल के द्वारा बता दिया कि किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को किया गया है। और भी बहुत एग्जांपल है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, गन चलाते हैं, कोई गन चलाते हैं तो गन चलाते तो क्या करती है, जैसे ही हमने गन चलाई, ठीक है, तो जो पिस्तौल होती है उसको, गन को चलाते उसको बहुत पावर से पकड़ना पड़ता है क्योंकि वो रिकॉइल करती है। जैसे ही वो उसके अंदर से गन निकलेगी तो गन की वजह से क्या होगा, ये मोमेंटम उस डायरेक्शन में आएगा, सिस्टम में कोई मोमेंटम था नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको आने की वजह से गन को रिकॉइल मोमेंटम मिलेगा, तो उसकी वजह से उसको बहुत प्रेशर डालती है वो, यानी कि हाथ में बहुत, हाथ को सीधा रखना पड़ता है। ठीक है ना, ये जो होते हैं ना फिल्मी हीरो इस तरह से चलाते हैं, वो चलाते वो पॉसिबल नहीं है भैया। अगर पावरफुल गन होगी तो उसको स्ट्रेट ही रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो हुआ। फिर एक एग्जांपल और है कि कुछ पावरफुल जो क्या होती है, गन्स होती है, ठीक है, जिनको क्या करते हैं हम, जैसे आपने आर्मी मैन को देखा होगा ना कि वो गन मशीन वगैरह को चलाता है तो वो क्या करता है, उसको कंधे से सटा करके गन को चलाता है। क्यों चलाता है, ताकि क्या बन जाए कि हम पार्ट ऑफ द सिस्टम बन जाए, हमारी बॉडी भी क्या हो जाए, पार्ट ऑफ द सिस्टम बन जाए। तब क्या होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होता है। तो इस m2 के अंदर क्या हो जाए, हम भी, हमारा मास भी शामिल हो जाए, मास ऑफ गनर भी शामिल हो जाए। तो उससे क्या होगा, जब मास ऑफ द गनर इसमें शामिल हो जाएगा तो ध्यान से देखिए v2 इज इक्वल टू क्या होता है, v2 इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2 होता। वैसे तो नॉर्मल वे में तो m2 होता, लेकिन जब आप हमारे से सटा के करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर m मास ऑफ द गनर भी शामिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिकॉइल जो वैल्यू है, रिकॉइल वेलोसिटी विल रिड्यूस। तो टू रिड्यूस रिकॉइल वेलोसिटी, टू रिड्यूस रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, देखिए अब ये क्वेश्चन भी बनता है भैया, बन सकता है भैया क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, आर्मी मैन हैज टू पुट गन वेरी नियर टू शोल्डर, या अटैच टू शोल्डर, शोल्डर के साथ अटैच करके गन इस वजह से चलाना पड़ता है। वरना क्या हो सकता है, वो गन शोल्डर से अगर अटैच नहीं की और वो एक बॉडी नहीं बनी तो वो गन क्या करेगी, रिकॉइल करेगी, रिकॉइल करके कंधा भी तोड़ देगी। इसलिए आर्मी मैन तुरंत सबसे पहले जो आपको ट्रेनर होता है वो इतना बुरी तरह से डांटता है कि अगर आपने गन को अटैच सटा के नहीं किया तो आपका कंधा भी टूट सकता है। इस वजह से ऐसा किया जाता है ताकि एक बॉडी सिस्टम बन जाए। एक और एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट होता है, वो क्या होता है, जब एस्ट्रोनॉट है, ये आपका रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, ये एस्ट्रोनॉट है ना, तो एस्ट्रोनॉट को क्या है, इसके पास जाना है। अब यहाँ तो क्या है, कोई कुछ है नहीं, ये मूवमेंट तो कर नहीं सकता, तो अब ये मूवमेंट करने के लिए भी इसके पास क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कुछ एक्सप्लोजिव्स दे करके भेजा जाता है। तो वो क्या करता है, एक्सप्लोजिव इस डायरेक्शन में एक्सप्लोड करता है, तो इस डायरेक्शन में एक्सप्लोड करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करने के लिए क्या होगा, इसको इस साइड की रिवर्स वेलोसिटी मिल जाएगी, एस्ट्रोनॉट को रिवर्स वेलोसिटी मिलेगी और वो इसकी तरफ, या नाम रॉकेट की तरफ फ्लो कर जाएगा। और जैसी जितनी आवश्यकता हो उतनी वो कैलकुलेटेड होती है, तो इसके पास एक्स्ट्रा होती है, वो रिकॉल करता रहता है और आखिर में इसके पास पहुंच जाता है। तो यानी कि देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए एक एस्ट्रोनॉट जो रॉकेट के बाहर है, वो रॉकेट के अंदर इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए अंदर जाता है। तो इस तरह से ढेरों हजारों एग्जाम्पल्स है हमारे पास में है। कैरम के अंदर क्या करते हैं, वो रिवर्स बैक होती है, वो भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए करती है। और
बहुत सारे क्रिकेट बैट है, क्रिकेट जो है गेम, उसमें भी ये ही रूल फॉलो होते हैं, इस तरह से रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो कर लिया। हाँ, अब मैंने कहा था कि इन दोनों को हम ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे होगा, देखिए आप क्या है सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ है एक्चुअल में F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू dp अपॉन dt, यही है सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू dp अपॉन dt, यानी ma इज इक्वल टू dp अपॉन dt है। ma इज इक्वल टू dp अपॉन dt, दैट इज फोर्स। ठीक है, अब क्या है, हमारा जो लॉ है वो ये कहता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो तो, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो तो dp अपॉन dt क्या होगा, dp अपॉन dt उस सिस्टम का क्या होगा, निल रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए आप क्या हो गया, यहां से क्या आ गया, dp इज इक्वल टू क्या हो गया, F एक्सटर्नल इंटू dt। ठीक है, अब dp को हम क्या कर सकते हैं, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू dt, यही कर सकते हैं। अब क्या है, कोई भी एक सिस्टम है, ये सिस्टम का क्या है, पहले P क्या था, 0 था। अगर किसी टाइम पीरियड के बाद में यदि उसका P1 और P2 ठीक है, चलो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, क्या F एक्सटर्नल। अब क्या है P2 माइनस P1, यानी कि इनिशियल और फाइनल के अंदर जो P2 माइनस P1 है, अगर F एक्सटर्नल 0 है तो ध्यान से देखिए आप, P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब P2 इज इक्वल टू P1, यानी जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम अब रहेगा। ठीक है, अगर उसका मोमेंटम इनिशियल कंडीशन में 0 था तो वो फाइनल कंडीशन में भी 0 ही रहेगा, और अगर कोई मोमेंटम था पहले से ही तो F एक्सटर्नल की उसके अंदर क्या होगा, मोमेंटम उतना ही रहेगा, यानी इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी लॉ को, इसको हम थर्ड लॉ से भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि कोई भी फोर्स, अगर किसी पे एक कोई फोर्स अगर आप अप्लाई हुआ है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, उस पर उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अब देखिए अब क्या है, अब एक्सप्लोजिव वाले से करते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक कोई मास है, उसका क्या एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होकर के वो क्या हो गया, 2 उसके अंदर टूटा, 2 में टूट गया, m मास क्या है, m1 और m2 में टूट गया। ठीक है, अब थर्ड लॉ जो है वो ये क्या कहता है, थर्ड लॉ है वो ये है कि क्या होगा, अगर अब जो m1 जो m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, m1 जो m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स क्या होगा, m2 m1 पे भी लगाएगा। तो m1 फोर्स देखो क्या लगेगा, m1 a1 लगेगा। ठीक है, तो ये m वो किसके इक्वल होगा, m2 a2 के इक्वल होगा, और लेकिन रिवर्स इन डायरेक्शन होगा, रिवर्स इन डायरेक्शन होगा, यानी कि क्या होगा, वैल्यू तो उसकी इक्वल होगी पर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अगर जो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर क्या है, पहले क्या था, फोर्स क्या था, इंटरनल कोई फोर्स 0 था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, आपस में कहीं कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये फ्रेगमेंट हुए 2, m1 एंड m2। तो अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, तो वो फोर्स क्या हो गया, m1 a1 हो गया, और इसका m2 a2 हो गया। तो देखिए ये फोर्स की हम जो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा है, क्या पढ़ा है हमने, कि ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, वैल्यू में तो इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो देखिए आप क्या हो गया, m1 a1 प्लस m2 a2 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ओवरऑल जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप,
m1 इज इक्वल टू m2 a2, ठीक है। ओवरऑल फोर्स 0 हो गया। अब हमें क्या करना है एक्चुअल में, न्यूटन्स थर्ड लॉ की सहायता से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लाना है। तो जब ये m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2 हो गया, तो यानी यहां पे क्या हो गया, ओवरऑल f नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखिए आप, हम जानते हैं f नेट इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है। तो अब क्योंकि यह f नेट 0 हो गया, तो यह dp अपॉन dt क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। तो dp अपॉन dt जब 0 हो गया तो क्या हो गया, dp इज इक्वल टू क्या हो गया, ये dt उधर गया था वो भी 0 हो गया, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ यहां पे, 0। चेंज इन मोमेंटम इज 0, यानी कि इन कंडीशन इफ सिस्टम हैज एक्सटर्नल फोर्स निल, अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स निल है तो उसका मोमेंटम अगर चेंज भी होता है उसके फ्रेगमेंट्स का, तो इस तरह से चेंज होगा कि ओवरऑल मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसका ओवरऑल मोमेंटम 0 होगा। ओवरऑल मोमेंटम 0 होगा तो वो क्या होता है, एफ नेट के इक्वल होता है। एफ नेट उसका 0 हो गया, एफ नेट 0 हो गया तो डीपी अपॉन dt 0 हो गया, इसका मतलब उसका चेंज इन मोमेंटम भी 0 हो गया। तो इस तरह से देखिए आप, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम क्या है, तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे मैं मिटा दूं, इसे रब कर देता हूं और अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ ए बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इन 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास 2 ग्राम, 3 ग्राम एंड 5 ग्राम एंड मूव्स विद वेलोसिटी शोन इन डायग्राम, जैसे डायग्राम के अंदर दी हुई है उस तरह से ये मूव कर रही है, देन फाइंड V3 यानी कि थर्ड ऑब्जेक्ट जो भी है बिगर फ्रेगमेंट है, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए और कुछ हमारे को इसमें दिया हुआ है। तो देखिए आपको क्या करना है। अब हमें क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को और न्यूटन्स 3 लॉज को फॉलो करना है, उनकी सहायता से करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या होगा, जो मोमेंटम है वो क्या होगा, 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार से कैसे होगा, यानी कि वो क्या होगा, अपवर्ड हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी होगा और वर्टिकल मोमेंटम भी होगा। वर्टिकल मोमेंटम और दोनों मोमेंटम होंगे। तो ध्यान से देखिए, हम इनको मोमेंटम को भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से होगा कि इनका वर्टिकल मोमेंटम भी क्या होगा, निल रहेगा। बॉम्ब क्या है, शुरू में बॉम्ब था तो उसका मोमेंटम क्या था, 0 था। अब क्यों इसका एक्सप्लोजन हुआ है तो अपने आप ही होता है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में देखिए आप, इसके अंदर क्या एक्सप्लोजन होने के बाद क्या डिफरेंट डायरेक्शन में ये गए हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस जो है वो जो भी बन गई वो तो बन गई, लेकिन अब क्या है, इनकी वेलोसिटी इस तरह से डिसाइड होगी कि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए हम उसी चीज को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इनका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ले लेते हैं। अब देखिए इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम निकालना है, 3 ग्राम का ऑब्जेक्ट ये इस तरह से जा रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या होगा, ये आपका एंगल है, तो इस एंगल के साथ में करना है तो ये इस तरह से होगा इसके डायरेक्शंस। ठीक है, ये वेक्टर ये है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये एंगल के साथ हो गई ना, तो ये एंगल के साथ वाली क्या कॉस थीटा होती है, वैसे इसकी भी क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए आप, जब हम वो करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी हॉरिजॉन्टल, तो देखिए इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम वो क्या होगा, वो भी नील होगा और वर्टिकल भी नील होगा। तो हम वर्टिकल को ना करके क्या करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को लेते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या है, इस साइड का ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन का मोमेंटम है -x का, और ये +x का डायरेक्शन को हम मोमेंटम को लेते हैं। तो देखिए उस रूल को फॉलो करते हुए एक्चुअल में क्या होगा, 5 ग्राम। अब 5 ग्राम क्या है, एक यूनिवर्सल रूल हमेशा है कि उसे हमें क्या करना होगा, जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है वो जब भी आप सॉल्व करते हो तो वो क्या होनी चाहिए, सभी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। हम इनको क्या करते हैं, एसआई सिस्टम में ले लेते हैं। तो एसआई सिस्टम में हमने को लिया इनको, तो ध्यान से देखिए अब ये क्या हो गया, 5 ग्राम
इंटू 10⁻³ किलो हो गया ये, इंटू V3 इज इक्वस टू क्या होगा, तब होगा वो 3 ग्राम्स इंटू 10⁻³ इंटू 2 प्लस क्या होगा 2 ग्राम इंटू 10⁻³ इंटू 3। ठीक है, तो इन दोनों का जो मोमेंटम है उनकी डायरेक्शन ये होगी, तो वो इस तरह से होंगी कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इस थर्ड जो फ्रेगमेंट है उसके इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो इक्वल होगी, लेकिन क्या होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, जो कि है ही है। तो देखिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसकी सहायता से हम V3 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 3 ग्राम इंटू 2 प्लस 2 ग्राम इंटू 3, और ये क्या 10⁻³ कॉमन आ गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप 5 ग्राम इंटू 10⁻³ है ही है, इससे ये कट गया। तो V3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 ग्राम, 3 इंटू 3 दूनी 6, और 6 और 6 12/5। ठीक है, तो 12/5 का डिवाइड किया तुमने क्या 2.4 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो वेलोसिटी V3 क्या होगी 2.4 मीटर पर सेकेंड इन -x डायरेक्शन होगी। देखिए इस तरह से, ठीक है ना, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने इस बॉम्ब के थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, और जब कभी वक्त मिलेगा या अगर आवश्यकता पड़ी तो इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर क्या होंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इनके अलग अलग इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके कंसेप्ट्स को आप समझ गए हो तो इसको यूज करते हुए आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसे रब कर दूं मैं। अब क्या है, इसके बाद में कुछ, क्योंकि हमारा ये वीडियो छोटा है तो इसके अंदर में कुछ 2 न्यूमेरिकल्स आपको एपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या लिफ्ट जो भी है उनके, जब वो लिफ्ट मूव करती है उससे रिलेटेड करना चाहता हूं। तो 2 क्वेश्चन हम इसके भी सॉल्व करते हैं। इसे रब कर देता हूं मैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, ए लिफ्ट वेइंग 1000 kg मूव्स अपवर्ड एंड टेंशन इज केबल इज 20,000 न्यूटन, देन फाइंड अपवर्ड ए एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए, एंड हाउ फार इट विल मूव्स आफ्टर 7 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से वो 7 सेकेंड के बाद, 7 सेकेंड के बाद में वो कितनी ऊपर तक चली जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए ये डायग्राम है, मान लीजिए लिफ्ट है। अब ये लिफ्ट का मास जो है ना, और सब यानी कि सब कुछ उसमें पर्सन जो बैठा है वो और उन सब का क्या है 1000 kg है। और इसकी सपोर्टिंग जो केबल है, ये केबल है, इस केबल के अंदर, ये केबल के अंदर टी है जो कितना है 20,000 न्यूटन है। ठीक है, और इस टेंशन की वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, अपवर्ड ए आ रहा है। देखिए आप, अपवर्ड ए इसके अंदर है। ठीक, और अपवर्ड ए आ रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो इसमें क्या हो रहा है कि mg भी अप्लाई हो रहा है। mg यानी लोअर, यानी कि इसको अर्थ क्या कर रही है, इस फोर्स से खींच रही है, और टी इसमें ये हो रहा है। तो देखिए आप, अब हमें ये कह रहा है फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले तो ये एक्सेलरेशन ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जो हमने जो लिफ्ट के कंसेप्ट किए उनको देखते हुए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हमें ये बताना है कि वो 7 सेकंड्स के बाद में वो किस साइड तक पहुंच जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को, तो 3 इक्वेशंस उनको यूज करते हुए हम डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, ये सिचुएशन है। अब इसमें क्या एक्सेलरेशन ये है, तो देखिए आप इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ma इज इक्वल टू टी माइनस mg, यही बना इक्विलिब्रियम। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है तो वो क्या है, जो टेंशन थी टी उसमें से ये mg माइनस कर देंगे तो हमारे को क्या होगा, ma फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां से देखिए आप a इज इक्वल टू क्या है। फिर देखिए इस चीज को अब ध्यान से,
यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए आप ध्यान से, यहां क्या कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन की वजह से कोई फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो जो वो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जो ये अपवर्ड टेंशन है इसमें से क्या होगा, हम इसकी जो mg फोर्स जो नेगेटिव डायरेक्शन में उसको माइनस कर देंगे, उसी के इक्वल होगा। तो एक तरीका तो इसको फाइंड आउट करने का ये था। एक तरीका और है, वो ये है कि देखिए आप क्या कीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत साधारण सी है कि आप जितने भी अपवर्ड फोर्स और इक्वल जो नेगेटिव फोर्स है उनको इक्वल, मतलब उसको हम एक यानी कि उसकी सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा देखिए ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस समय इसी तरीके से करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करने तो इसी तरीके से कीजिए, वो सबसे ईजी रहता है। यानी कि इस जो भी सिस्टम का एक्सेलरेशन है ए, उसको हम क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फोर्स बन गया। तो ये जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स क्या होगा, जो भी आपका अपवर्ड फोर्स है जितने भी उनको एक तरफ लिख दीजिए और उनमें से माइनस कर दीजिए कितने, डाउनवर्ड फोर्स। देखिए यहां पे केवल दो ही फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, अपवर्ड फोर्स टेंशन T और डाउनवर्ड फोर्स माइनस T। तो इस तरह से आप ये जब भी इक्वेशन बनाएंगे यही कंसेप्ट हमको फॉलो करना है। क्या कंसेप्ट है कि हमें क्या करना है, MA फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लेके अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स कर देंगे। तो ये क्या होगा, देखिए अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या रिवर्स हो जाएगा, जब ये ए की डायरेक्शन नीचे होगी तब क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स हो जाएगी, ठीक है। उस सिचुएशन में जब ये MA नीचे हो जाएगा तब ये फॉर्मूला इस तरह हो जाएगा। यानी कि हमें इस तरफ कौन सी चीज को रखना है, जो बड़ी है। तो देखिए जब डाउनवर्ड फोर्स आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स बड़े हैं तभी तो वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन का ध्यान ना रखते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी और तरीके भी हैं, कभी आगे डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि इसको ये एक समय एक ही कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो कंसेप्ट ये है कि MA इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। जितने भी अपवर्ड फोर्स उसमें डाउनवर्ड फोर्स माइनस कीजिए। अपवर्ड फोर्स इधर आएगा क्योंकि वो बड़ा है, तभी तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, वरना अपवर्ड मूवमेंट होता ही नहीं। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता तो ध्यान से देखिए तब क्या हो जाता है, ये डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाता, तो उसको हमको इधर लेना पड़ता था, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू माइनस अपवर्ड फोर्स फॉर्मूला बन जाता। तो अब इसको फॉलो करते हुए हमने क्या किया, MA इज इक्वल टू T माइनस mg। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है A, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, T माइनस mg अपॉन m। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि वो ये है कि A इज इक्वल टू मान लीजिए, सॉरी G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, मान लेते हैं क्वेश्चन में। वैसे वो भी कर सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, पर यहाँ चलो हम ले लेते हैं 10 ले लेंगे। तो इसको यूज करते हुए हमने देखा तो क्या निकला, T यानी 20,000, ठीक है, 20,000 माइनस M यानी कितना है, 1,000 mg। A इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस 1,000 इंटू 10 इज इक्वल टू, यानी ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आप, एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट हो गया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए न्यूटन्स की जो वो है वो क्या है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ मोशन की जो इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। तो S इज इक्वल टू क्या है, फाइंड आउट करना ut यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेलोसिटी 0 थी तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ A यानी 10 इंटू T है 7 सेकेंड, यानी 7 इंटू 7 यानी 49। तो 49 यानी 490, 490 बटे हुए 2 यानी इज टू क्या हो गया, 245 मीटर, ठीक है, मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। यानी 7 सेकेंड्स के बाद में ये जो लिफ्ट है ये
करीब 245 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर लेगी। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे हम क्या करेंगे, एपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या लिफ्ट इन वाइल मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये कह रहा है 1000 kg लिफ्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, देन फाइंड वेट ऑफ लिफ्ट इन बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट करती है, एट मिडिल बीच में बताइए उसका, एंड ड्यूरिंग फ्री फॉल एंड यूनिफॉर्म मोशन, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तब। 4 कंडीशन में बताना है। तो देखिए ऐसा है, ये लिफ्ट है आपकी, तो मैंने आपको ये बताया था वेट एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग, बिगिनिंग। तो बिगिनिंग के अंदर क्या है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है, ये रेस्ट में थी। ठीक है, तो रेस्ट में थी तो इसका मास क्या हो जाएगा, बिल्कुल एपरेंट वेट होगा mg हो जाएगा। उसका वेट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो उसको mg को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 10, g इज 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। ठीक है, 9.8 भी ले सकते हैं। तो बिगिनिंग के अंदर इसका क्या हो जाएगा, वेट 1000 इंटू 10 यानी 10,000 न्यूटन हो गया। अब ये कहता है ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट के दौरान, बिगिनिंग में बी, तो बिगिनिंग में क्या हो जाएगा या मिडिल के अंदर क्या हो जाएगा, वेट। ठीक है, अपरेंट वेट क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट है तो वो हो जाएगा mg यानी r प्लस ma इज इक्वल टू mg प्लस ma। ठीक है, आर रिएक्शन, तो ये mg प्लस ma यानी m यानी 1000 प्लस 10 प्लस 2 यानी 12 है, यानी 12,000 न्यूटन। ठीक है, ड्यूरिंग फ्री फॉल यानी कि बाई चांस अगर बीच के अंदर क्या हो गया, उसकी जो केबल है वो केबल ब्रेक डाउन हो गई, तो क्या होगा ड्यूरिंग फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में क्या होगा, वेट इज इक्वल टू m g माइनस जी, डाउनवर्ड मूवमेंट का जो g है उसे माइनस किया जाता है, तो g माइनस जी। तो फ्री फॉल में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, g ही हो जाएगा। तो g माइनस जी इज इक्वल टू 0, यानी कि ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होगा, उसका वेट हो जाएगा 0 न्यूटन, यानी वेटलेसनेस फील होगी। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, चाहे अब ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, यानी कि ए ना हो तो देखिए अपरेंट वेट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, में क्या है, ए निल है। तो ए निल है तो क्या होगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तब जो इसका यूनिफॉर्म मोशन के दौरान भी जो वेट होगा वो वही होगा जो उसका बिगिनिंग में होगा, दैट इज mg, दैट इज इक्वल्स टू mg। उसका वेट भी mg ही रहेगा, यानी कि 10,000 न्यूटन ही रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपको अपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट के बारे में कंसेप्ट शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। याद रखिए कंसेप्ट्स, मेरी टैगलाइन जो है वीडियो की, जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।